हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। इस सिलेबस का जो आपका लास्ट टॉपिक है सोल्यूशन टॉपिक्स में, इसमें आपका दो टॉपिक्स और बचे हैं जिसे हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। दूसरा है आपका असामान्य मोलर द्रव्यमान। चलिए देखते हैं प्रतिलोम परासरण बेसिकली होता क्या है। यानी कि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो शुद्ध जल अर्धपारगम झिल्ली से बाहर प्राप्त किया जा सकता है। बेसिकली अगर आपने देखा होगा लवणीय जल होगा जिसमें कि मान के चलिए अगर समुद्र का जल है तो उसमें क्या होता है, वहां पे NaCl की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। अब उस प्रेशर पे यदि ज्यादा ही आपका प्रेशर दे दिया जाए तो वहां से हम जो लवणीय जल है वहां से हम शुद्ध जो है जल प्राप्त कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण। अब इसमें हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका अर्धपारगम झिल्ली जो कि बना होता है सेलुलोज और एसिड की फिल्म से। अब ये क्या होता है, आपका इधर हमने रखा है लवणीय जल, इधर हो रहा है आपका शुद्ध जल। अब हमने क्या किया है कि जो दाब है उसको हमने ज्यादा रखा है, किसके द्वारा, पिस्टन के माध्यम से। जैसे ही हमने पिस्टन से इस पे प्रेशर डाला है, जितना उसका होना चाहिए उससे ज्यादा अगर हमने प्रेशर डाला है तो अर्धपारगम झिल्ली से यहाँ पे लवणीय जल से शुद्ध जल जो है इस साइड आ रहा है और यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। तो बेसिकली इसमें दो ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या याद करना है, केवल आपको इतना याद करना है कि आपका जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। एक्चुअल में जो प्रेशर होना चाहिए इसमें वो जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा प्रेशर, यानी कि अगर इसका लवणीय जल का अगर 1 atm प्रेशर है तो आपको 2 से 3 atm प्रेशर आपको जनरेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको शुद्ध जल का परासरण दाब प्राप्त होगा। आपका अर्धपारगम झिल्ली किससे बनी होती है, बेसिकली ये जो झिल्ली होती है इनको हम सेलुलोज और एसिटेट जो होती है उनकी फिल्म से बनाया जाता है, क्योंकि इनकी फिल्म से जो भी झिल्ली बनी होती है बहुत थिक होती है, अच्छी होती है, जिसकी वजह से हम लवणीय जल को आसानी से शोधन करके प्राप्त कर सकते हैं। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रतिलोम परासरण में प्रतिवर्ती रिवर्सिबल किया जाता है। अब इन झिल्लियों को समुद्र में जो है जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको अलग करके प्राप्त किया जाता है, क्योंकि समुद्र के जल में कई सारे मिनरल्स होते हैं, कई सारे लवण होते हैं और कई सारी जो होती है धातुएं भी उपस्थित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इन सबको जो है निकाल सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। बेसिकली असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि जब किसी विलयन में विलयन के कण आपस में जुड़ते हैं या फिर उनको टूटते हैं तो उनका जो द्रव्यमान जो प्राप्त होता है वो एक्चुअल से थोड़ा सा डिफरेंट प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलती हूँ कि जैसे आपका मैंने कोई लिया है, आपका एसीटोन लिया है, ठीक है। अब अगर मैंने एसीटोन का अगर मोलर द्रव्यमान लिया है तो उसका जो होगा वो कुछ अलग होगा, लेकिन अगर उसी एसीटोन में हमने कुछ वाटर मिला दिया है तो वहां पे जो द्रव्यमान प्राप्त होगा उसके एक्चुअल से थोड़ा सा डिफरेंट प्राप्त होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, अंतर जो प्राप्त होगा उसे ही हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे होता है कैसे नहीं, ये दो बात पे आपका डिपेंड करता है, एक संयोजन और एक जो होता है वियोजन। जो आपके संयोजन होने पे जो कणों की संख्या बढ़ जाती है, सॉरी वियोजन होने पे यानी कि टूटेंगे तो उनके कणों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे जो होगा मोलर द्रव्यमान सामान्यता से क्या होगा, कम प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं NaCl दे दूं, ठीक है, अगर मैं आपको क्या करूं NaCl दे दूं और NaCl में हमने तोड़ दिया है तो जो तोड़ेंगे आपका एग्जाम्पल NaCl, अब अगर इसको हम पानी में ब्रेक करते हैं फॉर एग्जाम्पल H2O, ये आयंस में अपने डिपोजिट हो जाएंगे Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे जो आयन है वियोजन होने पे इनके जो कणों की संख्या है वो बढ़ जाती है। पहले आपका एक्वस ले लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एक्वस मीडियम है, यहाँ पे पहले इनका कितना था, 1 था, अब कितना हुआ, 1 और 1 टोटल मिलाकर के आपका कितना प्राप्त हुआ, 2। तो यहाँ पर जो मोलर द्रव्यमान के जो होगा यानी कि आई का मान जो होगा वो सामान्यता से थोड़ा सा
कम प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसी में अगर हम संयोजन करके अगर प्राप्त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल Na प्लस Cl माइनस, रिवर्सिबल रिएक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, NaCl। अब यहाँ पे 1 + 1 टोटल कितना था, 2 था, और मिला कितना, 1। यानी कि संयोग होने पर कणों की संख्या घट जाती है और मोलर द्रव्यमान सामान्यता से क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। अब सामान्यता से क्या होगा, जितना होगा उसका एक्चुअल जो द्रव्यमान होगा उससे ज्यादा होगा। आइए अब इनको हम एक फॉर्मूले के माध्यम से समझते हैं। बेसिकली आपका I का मान कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं। अब I का मान निकालने के लिए हमें दोनों को देखना पड़ेगा, कितना है कितना नहीं, ठीक है। तो बेसिकली असामान्य मोलर द्रव्यमान जो है उसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और अब इसका निकालने का जो फॉर्मूला है, I बराबर होगा सामान्य मोलर द्रव्यमान डिवाइड बाई होगा आपका असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। बेसिकली असामान्य मोलर द्रव्यमान ये वही होगा जो हमें इनके अंतर से प्राप्त होगा। तो I निकालने का यही एक फॉर्मूला होता है, यानी कि आपके उसके अणु संख्या कितनी है और फिर जब डिवाइड करते हैं उनकी कितनी अणु संख्या है, उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि यानी कि आपका जो है सामान्य वाले में एक और फॉर्मूला बनता है कुछ इस तरीके से, संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या डिवाइड बाई हो जाएगा आपका संयोजन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, ठीक है। यानी कि अगर हमें I का मान निकालना है तो हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं, सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब इसमें क्या है, संयोजन के पश्चात जो होंगे कणों की संख्या, और डिवाइड कर देना है आपका संयोजन के पूर्व कितना रहा होगा, उनके कणों की संख्या कितनी है कितनी नहीं। अब इनका जो है फॉर्मूला, अगर इसी फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो एक और चीज नोटिस करने वाली होती है कि जो आपके अवाष्पशील पदार्थ होते हैं, ना तो वो संयोग करते हैं ना तो वो वियोजित होते हैं। क्या करते हैं, ना तो वो संयोग करते हैं ना तो वो वियोजित होते हैं। चलिए नोट पॉइंट में हम इसको भी लिख देते हैं कि अवाष्पशील पदार्थ ना तो संयोग करते हैं और ना ही वियोजित होते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि जितने भी आपके अवाष्पशील पदार्थ हैं वो क्या करेंगे, संयोजित नहीं होंगे ना तो वियोजित होंगे। अब इनका जो होता है अंतर आपके I के मान से पड़ता है कि जब भी आपका अवाष्पशील जो होगा, यही मैंने सेम यहाँ पर रखा है कि यदि अगर वो वियोजित होंगे यानी कि वियोजित होंगे तो आपका I का मान डिक्रीज करेगा, यानी कि I का मान क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कब, वियोजन की स्थिति में, वियोजन
की स्थिति में, ठीक है। वियोजन का मतलब क्या है, टूटना है, इसका मतलब क्या है, टूटना होता है, ठीक है। अब अगर आई का मान इंक्रीज कर रहा है तो उस स्थिति में संयोग हो रहा है, संयोजन हो रहा है, संयोजन होने की स्थिति में, ठीक है। अब संयोजन होने की स्थिति में जब भी होगा तो यहाँ पे देखो मोलर द्रव्यमान द्रव्यमान होगा वो आई जो होगा वो ज्यादा प्राप्त होगा। अब अगर इसके टर्म में अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आपका एसिटिक अम्ल जो होता है, क्या होता है, एसिटिक अम्ल। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करती है किसी भी एलिमेंट में, यानी कि जो भी आपका एलिमेंट होगा या जो भी आपके कॉम्प्लेक्स लिक्विड होंगे, चाहे वो आपका सोल्यूशन वाला पार्ट होगा, यदि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तब वहां पे संयोजन होने की स्थिति होती है और ऐसी स्थिति में मोलर द्रव्यमान का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आई वाले का इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, ये होता है आपका एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे, ये देखते हैं, डबल बॉन्ड O और एक H है और आपका इधर है CH3। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल अगर लेंगे HOC डबल बॉन्ड O CH3, अब इसमें क्या है, ये देखो इनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और इनके बीच, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ये आपस में संयोग कर रहे हैं और संयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो उनका कणों की संख्या होगी वो घट रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे मोलर द्रव्यमान की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आप इनको जो है समझ सकते हैं कि आपका विलायक के वाष्प दाब के अवक्षेपित अवनमन के बारे में, कि विलायक के वाष्प दाब के अवक्षेपित अवनमन, हमने देखा है कि विलायक का अवक्षेपित अवनमन निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो शुद्ध वाला होता था और विलयन का होता था डिवाइड बाई होता था विलयन का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अवक्षेपित अवनमन निकालने के लिए होता था S माइनस पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट S इक्वल टू I N2 अपॉन N1। अब यहाँ पे जो PS होता था वो शुद्ध के लिए होता था और ये क्या होता था, आपका विलयन के लिए होता था। अब इसमें जो होगा आपका, ऐसे कर सकती हूँ, नंबरिंग हो जाएगा, ठीक है। N2 आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते थे, नंबर ऑफ मोल, कितने नंबर ऑफ मोल है, ठीक है, वो कह सकते थे। और I जो है आपका अवक्षेपित, I आपका जो है असामान्य मोलर द्रव्यमान है। अब अगर इन्हीं के टर्म में अगर हम देखें, आपके क्वथनांक का उन्नयन निकालना हुआ, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, बेसिकली आपका बोलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, और एक और हिमांक का करेंगे अवनमन, बेसिकली आपका डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, जहां पे के बी होता था कांस्टेंट क्वथनांक का, के एफ होता था आपका कांस्टेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो इस तरीके से जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक जो वैल्यू प्राप्त होगी। अब विलयन का यदि परासरण दाब निकालना हुआ तब हमारा क्या प्राप्त होगा, विलयन का परासरण दाब RT अपॉन V,
यानी कि बिलेन का परासरण जो होता था पाई इक्वल टू nRT डिवाइड बाई v, यानी कि आयतन कितना है और आई आपका सेम वही नंबर्स हो गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो अलग अलग टर्म में दिया जाता था आपका, कैसे आपको प्राप्त होगा कैसे नहीं। अब क्या है कि इनका जो है कुछ नंबर्स मिलते हैं। आई का जो मान होता है ये मान हमेशा अपूर्ण वालों के लिए होता था, यानी कि अपूर्ण वियोजन के लिए आई का मान होता था। आई का मान जो होता था अपूर्ण वियोजन के लिए होता है, ठीक है, यानी कि आई का मान किसके लिए होता था, अपूर्ण वियोजन के। अब इनमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट के कुछ फॉर्मूले हैं और आपके कुछ जो है इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम आगे जो है सॉल्व करेंगे कि आपका किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो है फॉर्मेट में फॉर्म होता है। अब इनमें से जितने भी हैं आपके क्या होना है कि आपके जितने भी हमने फॉर्मूले थे ये सारे फॉर्मूले हमने नोट डाउन कर लिए हैं। नोट डाउन आप भी कर लीजिएगा, आपको इनको याद होना चाहिए। बेसिकली आपका आई क्या है, आई किसके मान के लिए निकाला जाता है, किसके नहीं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हमारा जो है क्वेश्चंस को हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से जितने भी आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। थ्योरी वाला पार्ट जो होगा मैं आपको बता दूंगी, आपको उन्हीं लेक्चर से वापस से आपको देखना पड़ेगा।